नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में वापस से हम जो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की बात हो रही है 2026 की परीक्षा की। इसका एग्जाम डेट बिल्कुल अनाउंस हो चुका है। एग्जाम आपके जो है 16 से 27 मार्च को जो है बिल्कुल नहीं 16-27 मार्च के बीच जो है आयोजित होने वाले हैं। तो सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है 100 एमसीक्यू के साथ हम उपस्थित हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे कवर हो रहे हैं जो कि एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। साथ में आप यहाँ पे टेस्ट भी देते हुए चलें और चेक करें कि आप इन 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर दी गई है जिसमें रेलवे से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए गए हैं। चलिए पहले प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारत रत्न पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो 1954 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल स्टूडेंट, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जितने लोग भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो है तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम डेट बिल्कुल आपके जो है नज़दीक आता जा रहा है। आगे हम बात करेंगे तो प्रथम जो है भारतीय महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो प्रथम महिला की बात करें जिसे भारत रत्न प्रदान किया गया था तो उनका नाम जो है बिल्कुल इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत रत्न पाने वाली पहले गैर जो है भारतीय यानी कि विदेशी व्यक्ति कौन थे। विदेशी व्यक्ति की बात अगर हम करेंगे तो उनका नाम जो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति और एकमात्र खिलाड़ी कौन है। युवा भी हैं और एकमात्र खिलाड़ी की बात करेंगे तो सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन से। अगला प्रश्न है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति की बात अगर हम करेंगे तो उनका नाम जो है बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है कि भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। बिल्कुल से एक भी प्रश्न आपके छूटने वाले नहीं है। बस आप लोग रेगुलर बेसिस पे जो है वीडियो को देखते रहेंगे, बिल्कुल आप अच्छे स्कोर करने वाले हैं। डेली की बात करेंगे रात को जो है 8 बजे जो है वीडियो आ रही है एनटीपीसी के लिए। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कवर किए जाएंगे रेगुलर बेसिस पे 100 और करंट अफेयर भी कवर होंगे। तो बिल्कुल आप लोग कंप्लीट देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न कवर होने वाले हैं। चलिए भारत रत्न पुरस्कार की बात अगर हम करेंगे, प्रदान किया जाता है किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है, यह जो है पूछा गया है। तो ये जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को आधिकारिक रूप से कब अपनाया था। तो संविधान सभा के द्वारा अगर बात करेंगे तो 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। 8 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो इसका अनुपात जो है 3/2 का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो इसका डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है तैयार किया गया। 3 नंबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया किया है। तो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत किया गया है। ऑप्शन बी। 11 कहता है कि भारत की ध्वज संहिता किस वर्ष से प्रभावी हुई। इसे प्रभावी किया गया 2002 से। ऑप्शन सी। 12 कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो अगर नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करेंगे तो यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन बी। 13 है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो इसका जो वर्णन है भाग जो है 4 में मिल जाता है। संविधान के किन अनुच्छेदों में नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। अनुच्छेद पूछ दिया है तो इस अनुच्छेद की बात करेंगे तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 36 से 51 के बीच जो अनुच्छेद है उसमें जो है नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। 15 नंबर है कि ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो ग्राम पंचायतों की बात करेंगे तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 40 में है। बी वाला हो जाएगा। 16 नंबर कहता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 44 में मिल जाता है।
17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण से संबंधित है? तो उस अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद है 50, ऑप्शन सी, जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख जो है मिल जाता है 51 में। किसमें? अनुच्छेद 51 में, डी वाला। 19 नंबर है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो विश्व के अनुसार जो है 2.4% है, बी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ जो है बिल्कुल शेयर जरूर करते हुए रहें, और बिल्कुल जरूर चेक कर लें याद से कि आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं। तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई पैसा लगता नहीं सब्सक्राइब करने का। और इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आगे बात करेंगे तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। मुख्य भूमि की बात अगर हम करेंगे उसके अक्षांशीय विस्तार की, तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जो है ये इसका विस्तार है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये गुजरती है कुल 8 राज्यों से होकर, ऑप्शन सी। 22 कहता है कि भारत की मानक समय रेखा जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व कहाँ से होकर गुजरती है? तो इस ऑप्शन में बात करेंगे तो मिर्जापुर से होकर गुजरती, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणी जो है बिंदु की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? स्थल सीमा की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 15,200 किलोमीटर जो है लगभग इसकी लंबाई है। 25 नंबर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान जो है विश्व में 7वां है क्षेत्रफल के अनुसार। 26 कहता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक कुल विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण की बात अगर हम करते हैं तो 3214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक कुल विस्तार, पूर्व से पश्चिम पूछा गया है यहाँ पे, तो 2933 है। कितना है? 2933 किलोमीटर। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस प्रकार की बात यहाँ पे हो रही है। थोड़ा सा यहाँ पे मैप जो है बनाने का जो है प्रयास हम करते हैं, और ये जो है ध्यान रखिएगा कि इंडिया यहाँ पे जो है तैयार हो गया। और यहाँ पे हम बात करें, पहले बात यहाँ पे पूर्व से पश्चिम, यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो इसकी कुल लंबाई की यहाँ पे बात की गई है 2933। ठीक है, कितना है? तो 2933 है। और वहीं अगर यहाँ से यहाँ तक की हम बात करेंगे तो 3200 जो है कितना हो जाएगा? बिल्कुल 14 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी जो तटरेखा है ये गुजरात की है, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखें, गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा जो है बनाती है भारत में, अगर ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ा सा ये जाने कि ऐसे ही मुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कितना लंबा, लेकिन इसको हम सीधा करेंगे तो ये लंबी हो जाएगी बाकी सभी से। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात यहाँ पे की जा रही है, तो बांग्लादेश के साथ जो है लगती है। 30 नंबर है कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो डुरंड की बात करेंगे तो यह जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा निर्धारित करती है? मैकमोहन रेखा की बात की जा रही है, तो भारत और साथ में चीन जो देश है उनके बीच की जो है सीमा रेखा को निर्धारित करती है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। कहा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तीन तरफ से क्या है? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उस राज्य का नाम पूछा गया है, तो त्रिपुरा हो जाएगा। 35 कहता है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो आर्यों ने जो है जो खैबर दर्रा है इसके माध्यम से प्रवेश किया। अगला प्रश्न है कि जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो जोजिला की हम बातें कर लेते हैं, तो यह जो है श्रीनगर और लेह को जो है जोड़ने का काम करता है। 35 नंबर है कि पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है?
तो पाल घाट की बात करेंगे तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है। 36 है कि प्रसिद्ध जवाहर सुरंग किस जो है प्राकृतिक दर्रे को नाम दिया गया है। तो यह जो है नाम दिया गया है बनिहाल दर्रे को, ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 कहता है कि भारत को तिब्बत से जोड़ने वाला सिपकिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो सिपकिले दर्रे की हम बात करेंगे तो यह है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कहता है किस दर्रे से होकर मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के दर्शन हेतु तीर्थयात्री गुजरते हैं। तो ये यात्री जो अगर बात करेंगे मानसरोवर और कैलाश पर्वत के अगर दर्शन करने जा रहे हैं तो ये जो है लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरते हैं। 39 है कि सिक्किम राज्य में स्थित महत्वपूर्ण दर्रे कौन से हैं। तो सिक्किम में ध्यान रखिएगा नाथुला और जैलेपला दर्रा जो है स्थित है। अगला प्रश्न है कि तूजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। तो तूजू की हम बात अगर करेंगे, इसकी बात हो रही है तूजू की, तो यह जो है भारत और म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। 41 है कि बामडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। 42 है कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा आपको ध्यान रखना है कि यह है असम में, ऑप्शन बी हो जाएगा। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी बन जाते हैं कि जो एक सिंग वाला गैंडा है इसके लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी। 44 है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है। तैरता हुआ है तो ये जो है कहाँ पर है, तो मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी। 45 कहता है कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यह है गुजरात में। 46 कहता है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे अधिक संख्या में जो है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। 43 है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो यह जो है स्थित है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। किसकी बात हो रही है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की। 48 कहता है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल की अगर हम बात करेंगे तो यह कहाँ पे हो जाएगा, तो उड़ीसा में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो शांत घाटी या साइलेंट वैली की बात करेंगे तो यह है केरल में, ऑप्शन बी। 50 है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। रणथंभौर और सरिस्का दोनों की बात अगर यहाँ पे की जाए तो ये दोनों जो है राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व जो है पर्यावरण दिवस की यहाँ पे बात की जा रही है तो यह सेलिब्रेट होता है 5 जून को। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड अगर वेटलैंड डे की बात हम कर लेते हैं तो 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 53 नंबर है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की बात करें तो बिल्कुल 22 मार्च आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस की हम बात कर लेते हैं तो 22 अप्रैल को, ऑप्शन बी। 55 है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को, दिवस की तिथि क्या है। राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की तिथि यहाँ पे पूछी गई है तो 22 मई हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन की बात करेंगे तो 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव की बात कर लेंगे तो 3 मार्च को मनाया जाता है। 58 है कि विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। वानिकी की बात यहाँ पे हो रही है तो यह जो है सेलिब्रेट होता है 21 मार्च को, ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा। इस वीडियो को बिल्कुल जो है लाइक और साथ में जो है बिल्कुल शेयर जो है करते हुए अपने दोस्तों के साथ चलें, क्योंकि विशेष तौर पे भी जो है शेयर की आवश्यकता है। और बिल्कुल आप चेक कर लें कि बिल्कुल सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल फ्री है, तो आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो भारत में जो है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किसकी याद में 2 दिसंबर को मनाया जाता है।
इसकी याद में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये जो है भोपाल गैस त्रासदी के जो है याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस की बात अगर हम करें यहाँ पे तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात अगर हम करें तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व, इसकी बात हो रही है, विश्व की बात यहाँ पे करेंगे तो 10 नवंबर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और इसके पहले क्या था? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बात करेंगे तो भारत में जो है राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो यह भी सेलिब्रेट हम लोग करते हैं किस तिथि को? तो तिथि जो है 11 मई हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब भारत में पहली बार मनाया गया? भारत में पहली बार कब मनाया गया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस? तो यह जो है पहली बार 23 अगस्त को मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस की बात करेंगे तो बिल्कुल 11 जुलाई हो जाएगी, 11 जुलाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस की बात करेंगे तो बिल्कुल 1 दिसंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान में पूछा गया है तो ये जो है 11 फरवरी को मनाया जाता है। 68 है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन है गांधी जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। तो तीनों जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, यह पूछा गया है, तो नाम हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? प्रथम की बात यहाँ पे की गई है, तो नाम हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान, दोनों के द्वारा किया गया। 70 नंबर है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आधिकारिक उद्घाटन किसने किया था? तो आधिकारिक जो उद्घाटन है ये जो है ब्रिटिश राजा जॉर्ज प्रथम के द्वारा किया गया था। 71 कहता है कि प्रथम जो है गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता जो है की गई थी किसके द्वारा? तो राम से मैकडोनाल्ड के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 72 कहता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसे जो है आयोजित किया गया था लंदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, ऑप्शन नंबर बी। 73 कहता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो नवंबर जो है 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी, पहले की। लंदन में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम के समय जो है पूछा गया है, तो उस समय प्रधानमंत्री की बात अगर करेंगे तो राम से मैकडोनाल्ड जो है उस समय प्रधानमंत्री के रूप में थे। 75 कहता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो उस प्रतिनिधि का नाम जो है महात्मा गांधी, या ऑप्शन बी। 73 कहता है कि महात्मा गांधी किस जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? तो उस जहाज का नाम था एस राजपूताना, ऑप्शन नंबर ए। 70 कहता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस समझौते के परिणाम स्वरूप आयोजित हुआ था? तो समझौता जो है कौन सा था? समझौते की अगर हम बात करेंगे तो गांधी इरविन समझौता था। क्या था? गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय के समय जो है पूछा गया है, तो उस समय भी राम से मैकडोनाल्ड थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे कहता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दूसरे जो है गोलमेज सम्मेलन में पूछा गया है, ये जो है सरोजिनी नायडू द्वारा नेतृत्व किया गया, ऑप्शन बी। ऐसे कहता है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये संबोधन जो है दिया गया था किसके द्वारा? विंस्टन चर्चिल के द्वारा, ऑप्शन सी। 81 है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? इस समय जो है वायसराय की अगर बात करेंगे तो लॉर्ड जो है विलिंगटन था, ऑप्शन नंबर बी। जैसे है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ था? दूसरे की बात करेंगे तो 1931 में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया?
तो तीसरा जो है 1932 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला ध्यान रखेंगे 1930 में, दूसरा जो है 1931 में और तीसरा जो है 1932 में। ये पहला हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया और ये हो गया तीसरा। आगे बात करेंगे तीसरे गोलमेज सम्मेलन में किस प्रमुख जो है राजनीतिक दल ने भाग नहीं लिया था। इसमें जो है भाग नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ऑप्शन बी। 85 है कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय महिला प्रतिनिधि कौन थी। तो इस महिला का नाम जो है ध्यान रखिएगा, बेगम जहां आरा शाहनवाज, ऑप्शन नंबर बी। जैसे कहता है कि हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल की बात करेंगे तो ये नागालैंड का त्योहार है, ऑप्शन बी। 87 है कि अबुबाची मेला किस मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो इसका जो आयोजन होता है कामाख्या देवी मंदिर जो कि असम में है, यहाँ पे आयोजित होता है, ऑप्शन बी। 88 है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला किस राज्य में आयोजित होता है। अगर सोनपुर मेले की बात करेंगे तो यह जो है बिहार में लगता है। जलीकट्टू उत्सव किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा यह जो है तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। कहाँ से? तमिलनाडु से। आगे बात करेंगे तो प्रसिद्ध जो है खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये जो है मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पुष्कर मेला जहां ऊंटों का व्यापार होता है किस शहर में लगता है। तो पुष्कर मेला की अगर हम बात करेंगे तो अजमेर जो कि राजस्थान में है, तो यहाँ पे लगता है। हेमिस महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो हेमिस की बात अगर हम कर लेते हैं तो ये लद्दाख का त्योहार है। अगला प्रश्न है कि संघाई महोत्सव किस राज्य का प्रमुख पर्यटन उत्सव है। तो संघाई की बात कर लेते हैं तो मणिपुर का जो है उत्सव है। 94 है कि केरल में नौका दौड़ किस त्योहार की प्रमुख विशेषता है। तो त्योहार का नाम है ओणम और उसी में जो है नौका दौड़ होता है। 85 है कि बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण लोक उत्सव है। तो बिहू की बात करेंगे तो असम का है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मांडू महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो मांडू जो है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी। 97 है कि सिंधु नदी का उद्गम किस क्षेत्र से होता है। तो सिंधु नदी की बात करेंगे तो तिब्बत चीन से निकलती है। 98 है सिंधु नदी का सटीक उद्गम स्थान कौन सा है। हिमनद ग्लेशियर माना जाता है। तो सटीक की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो सानो हयाबाबा बोखर चू, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि तिब्बत में सिंधु नदी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को पूछा गया कि सिंधु को, तो सिंधु को यहाँ पे पूछा गया है, तो इसे जो है सिंघी खम्बान भी कहते हैं। कहाँ पे? तो बिल्कुल स्थानीय भाषा की अगर बात करेंगे तो, स्थानीय नाम की बात करेंगे तो। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का कौन सा खंड मार्ग दूरी के मामले में सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा जो है चेन्नई कोलकाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए चतुर्मार्ग क्या है आपको यहाँ पे समझा देते हैं थोड़ा सा। प्रशिक्षण गला थोड़ा सा बैठ रहा है तो यहाँ पे आपको समझा रहे हैं हम चतुर्मार्ग क्या है। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये इंडिया का मैप आप समझ लीजिए। यहाँ पे हो गया, हुआ क्या, मुंबई जो है, इलाहाबाद जो है, दिल्ली है, कोलकाता है और यहाँ पे मद्रास था। ठीक है, चेन्नई मान लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या है, इनको इस प्रकार से जो है ज्वाइंट किया गया है और इसी को जो है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा सबसे लंबा कौन सा है। तो जाहिर सी बात अगर हम देखें यहाँ पे चेन्नई वाला जो है और यहाँ पे जो है कोलकाता, ये सबसे लंबी दूरी तय करता है, तो यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप समझ पाए हैं। साथ में अगर वीडियो आप यहाँ तक देखें तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक जरूर कर देंगे। साथ में आप सभी से निवेदन रहेगा, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, कि आप सभी कम से कम एक शेयर जरूर करेंगे और ज़रूर चेक कर लें आपके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बिल्कुल फ्री है। साथ में अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप जो है टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।